हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा। आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिस्कस कर लिया था। तो इस ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ में पहले डिफ्यूजन और रिफ्यूजन से थोड़ा सा मैं इसका मतलब समझा दूं, मैं इसका मीनिंग एक्सप्लेन कर दूं। डिफ्यूजन का मतलब होता है कोई भी गैस है, कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो 3D में किस तरह से स्प्रेड हो रहे हैं या डिस्पर्स्ड हो रहे हैं, उसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जैसे इसका मैं एग्जांपल दूं कि इंडस्ट्री का जो चिमनी होता है, आउटलेट्स होती है, वहां से स्मोक रिलीज होती है। तो हम देखते हैं कि उस चिमनी से जो स्मोक रिलीज हुआ, वो स्मोक धीरे 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 एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होता जाता है या डिस्पर्स्ड हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम डिफ्यूजन बोलते हैं। यानी डिफ्यूजन का अगर अपन कॉमन लैंग्वेज में डिस्कस करें कि क्या डिफ्यूजन क्या है, तो किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी गैस का फैलना अवेलेबल स्पेस में। ठीक है, जैसे चिमनी से, इंडस्ट्री की चिमनी से स्मोक निकला, या व्हीकल के साइलेंसर से जब स्मोक रिलीज होती है, तो वो स्मोक, धुआं जो होता है, वो किस तरह से 3D के अंदर स्प्रेड होता जाता है, फैलता जाता है। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। और इफ्यूजन का मतलब क्या होता है? इफ्यूजन का मतलब होता है कि जब कोई गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ माइन्यूट पोर से बाहर आ रही है। सबसे बेस्ट जो ऑटोमोबाइल्स के जो टायर्स होते हैं, जब पंचर हो जाते हैं, तो उसमें से एयर एटमॉस्फेयर में जो रिलीज हो रही है, तो हम बोलेंगे ये इफ्यूजन हो रहा है। या कोई एयर से हाई प्रेशर के साथ एयर किसी बलून के अंदर प्रेजेंट है, अब हम उस बलून में एक पिन होल कर दें, तो उस पिन होल से जो एयर बाहर आएगी, तो ये इफ्यूजन है। तो इफ्यूजन और डिफ्यूजन का मतलब क्लियर हो गया। अब ये हम एक कॉमन सी प्रैक्टिस है, कॉमन सा ऑब्जर्वेशन है कि जो गैस जितनी ज्यादा लाइट होती है, वो तेजी से स्प्रेड हो जाती है, तेजी से फैल जाती है। तो हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन किन गैसेस का फास्ट होता है? तो डिफ्यूजन आर मोर फास्ट इन लाइटर गैस, जिनकी डेंसिटी कम है, जिनके मॉलिक्यूलर मास कम है। और हेवियर गैसेस स्लोली डिस्पर्स्ड होती है, स्लोली डिफ्यूज होती है। तो ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ यही है बेटा, जो डिफ्यूजन का डेंसिटी के साथ रिलेशन बताता है। तो जो ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो है रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ये इसका स्टेटमेंट है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एनी गैस is inversely proportional to square root of density of gas at given temperature। और ये क्लियर कर दूं कि जो वेपर डेंसिटी होती है, वो होती है मोलिकुलर मास डिवाइड बाय 2, या मोलिकुलर मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू 2। यानी वेपर डेंसिटी को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उस गैस का मोलिकुलर मास आ जाता है। तो इस वजह से हम यहां पर एक और रिलेशन बताते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास। स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास। तो ये ग्राम्स रेट ऑफ डिफ्यूजन है और इफ्यूजन है। तो डिफ्यूजन और इफ्यूजन दोनों पर ही ये रिलेशन अप्लाई होता है। और अगर हमें इसको R1, इसको R बोलूं, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ D। और अगर मैं R1 अपॉन R2 ले लूं, तो ये आ जाएगा हमारे पास रूट D2 अपॉन D1। ठीक है, ये एनसीईआरटी 11th के सिलेबस में तो नहीं है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो अब यहां पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है बेटा, अब यहां पर जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, पहले मैं क्लियर कर दूं, रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन is equals to volume of gas diffuse, volume of gas diffuse, DIFFUSED, and time taken for this, time taken for diffusion। तो
जो हम रेट ऑफ डिफ्यूजन है बेटा, रेट ऑफ डिफ्यूजन को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं यहां। तो स्मॉल आर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन, स्मॉल आर इज द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम, ये वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन टी। तो अब अगर हम R1, अगर मैं R1 की बात करूं तो V1 अपॉन T1 हो जाएगा, और मैं R2 की बात करूंगा तो वो हो जाएगा V2 अपॉन T2। और हमारे पास अभी ये जो इक्वेशन आया R1 अपॉन R2, ठीक है, तो इस इक्वेशन में तो मैं R1 अपॉन R2 को क्या लिख सकता हूं, R1 अपॉन R2 को लिख सकता हूं बेटा V1 अपॉन T1, और ये R1 हो गया बेटा। और इसी तरह से मैं R2 की वैल्यू रखूं तो R2 की वैल्यू हो जाएगी V2 अपॉन T2, और जो किसके बराबर है, जो D2 अपॉन D1 के बराबर भी है, या M2 अपॉन M1 के बराबर भी है। तो V1 इज द वॉल्यूम ऑफ गैस डिफ्यूज एंड T1 इज द टाइम टेकन। तो यहां पर ये मेन इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे, तो जनरली इस पे डेंसिटी पे ही सारे क्वेश्चन है, तो हम डेंसिटी के बारे में ही बात करते हैं। तो अगर मैं यहां देखूं तो कंपैरिजन ऑफ टाइम टेकन, तो हम यहां पर दो तरह से डिस्कस करेंगे। एक बार टाइम कांस्टेंट रखेंगे, एक बार टाइम कांस्टेंट रखकर और दूसरी बार वॉल्यूम कांस्टेंट रखकर। तो पहला है कंपैरिजन ऑफ टाइम्स टेकन, comparison of time taken for the same volume of two gases, let the time of diffuse for the same volume of the two gases be T1 and T2 respectively। अब ध्यान से इसको रीड करो। वो ये है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं और ये भी 10 लीटर गैस है, V1 गैस भी 10 लीटर है, यानी यहां A गैस कर देता हूं। दूसरे मेरे पास B गैस है और उसका भी 10 लीटर है, और अब मैंने दोनों गैस को, ठीक है ना, दोनों गैस को डिफ्यूज होने दिया, दोनों गैस के इक्वल वॉल्यूम को एटमॉस्फेयर में स्प्रेड होने दे रहा हूं, दोनों गैस को के इक्वल वॉल्यूम को क्या होने दे रहा हूं, स्प्रेड होने दे रहा हूं। तो यह है, तो मैं यहां कर देता हूं बेटा A और यहां कर देता हूं B। तो 1 को कर दूंगा A, 2 को कर दूंगा B, तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू VB है। तो जब VA इक्वल टू VB आ जाएगा, क्योंकि दोनों का 10 लिया है, तो जो हमारे पास RA अपॉन RB आ जाएगा वो आ जाएगा TB अपॉन TA, और जो किसके बराबर हो जाएगा DB अपॉन DA के। तो इसका मतलब मैं RA की वैल्यू TB रख दिया, तो यहां मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, यानी RA अपॉन RB किसके बराबर आ गया, RA अपॉन RB इसके बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, TB अपॉन TA DB अपॉन DA। तो इस इक्वेशन से ये क्लियर हो गया कि जो टाइम किसी भी गैस को डिफ्यूज होने में या फिर इफ्यूज होने में, यही अगर पोर बहुत माइन्यूट होता तो इफ्यूजन हो रहा है, मैंने पोर बड़ा कर रखा है तो ये डिफ्यूजन है। तो टाइम टेकन टू डिफ्यूज of any gas is directly proportional to square root of density. Time taken of any gas to diffuse, time taken of any gas of given volume is directly proportional to square root of dilution. Sorry, square root of density. तो ये T directly proportional square root of D आ गया।
अब दूसरा कंपैरिजन ये है कि इसी के अंदर हम वॉल्यूम को फिक्स नहीं है, दोनों का वॉल्यूम हमारे पास खूब पड़ा है, दोनों का वॉल्यूम हमारे पास खूब पड़ा है और हमारे को दो डिफरेंट गैसेस हैं और दोनों डिफरेंट गैसेस के का कंपैरिजन करना है तो इक्वल टाइम पर। यानी अब हमने क्या किया, हमारे पास दो डिफरेंट गैसेस हैं, एक गैस ये है, एक गैस यहां है और एक गैस यहां है। ठीक है, अब हमारे पास दोनों गैसेस इसमें है, या ए गैस है और यहां बी गैस है। अब हमारे को हमने क्या किया, इसको भी खोल दिया और इसको भी खोल दिया, बड़ा कर दिया, तो यहां से गैस जा रही है और इसी तरह से यहां से भी गैस निकल रही है। ठीक है, जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हुए, जैसे ही 10 मिनट कंप्लीट हुए, आफ्टर 10 मिनट जैसे 10 मिनट कंप्लीट हुए, मैंने ये डोर बंद कर दिया। तो अब यहां पर ये गैस डिफ्यूज हुई और यहां पर ये गैस डिफ्यूज हुई, ए और बी। तो अब इस केस में क्या हो गया, टाइम दोनों का बराबर हो गया, तो टाइम दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब जब दोनों टाइम कैंसिल हो गए तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगा VA अपॉन VB। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं बेटा, VA अपॉन VB। तो अब इस केस में क्या हो गया, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। तो अब इस केस में क्या हो गया, वॉल्यूम जो होगा, जो वॉल्यूम, किस गैस का वॉल्यूम ज्यादा, इन दोनों में से कौन सी गैस का वॉल्यूम ज्यादा स्प्रेड होके बाहर आएगा, ज्यादा डिफ्यूज होके बाहर आएगा, जो लाइट होगी, यानी जिसकी डेंसिटी कम होगी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस विच डिफ्यूज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। तो यहां पर ये वाला ये जो है इसको मैंने यहां एक्सप्लेन कर रखा है, कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम्स, कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम। तो यहां पर कितना वॉल्यूम आया VA, या कितना वॉल्यूम आया VB। तो कंपैरिजन ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द गैसेस दैट डिफ्यूज इन सेम टाइम। ठीक है, ये 10 मिनट तो ये भी 10 मिनट। ठीक है, तो अब उस केस में ये हो जाएगा बेटा। तो यहां पर इस तरह से आपको क्वेश्चन इन्हीं इक्वेशन के नियर बाय बनते हैं। अब यहां पर देखते हैं हम आगे, when pressure is not constant then rate of diffusion may taken proportion। बिल्कुल सही है, अगर दो डिफरेंट कंटेनर में गैसेस हैं और वो डिफरेंट प्रेशर पर है, तो जिस कंटेनर का प्रेशर ज्यादा होगा बेटा, जिस कंटेनर का प्रेशर ज्यादा होगा उस केस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। यानी जैसे एक कंटेनर में एक गैस भरी हुई है, यहां एक गैस भरी हुई है और यहां पर भी एक गैस भरी हुई है, चलो दोनों ही एक गैस है। अब इसका इंटरनल प्रेशर है 5 atm और इसका इंटरनल प्रेशर है 2 atm। ठीक, दोनों का डोर एक साथ खोल दिया एक ही टाइम पर, तो डेफिनेटली ये वाली गैस बहुत तेजी से बाहर आएगी, ये वाली गैस बहुत ज्यादा तेजी से बाहर आने वाली है और ये कंपैरेटिवली कम आएगी बाहर। ठीक है, तो यहां पर जो रेट होगी, R1 और यहां पर जो रेट होगी R2, तो R1 ग्रेटर देन R2। इसका मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल PB हो गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P हो गया। ध्यान देना आगे, तो हमको ये मालूम है कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ये, और एक और रिलेशन आ गया ये। अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर दें, इन दोनों को कंबाइन करके लिखें बेटा, तो इन दोनों को जब कंबाइन करके लिखेंगे तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P रूट D। तो R1 अपॉन R2 तो हो जाएगा P1 अपॉन P2 इंटू
d1। तो ये वाली इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन हम कब यूज करेंगे? ये वाली इक्वेशन तब यूज करेंगे जब दो डिफरेंट गैसेस हो और उनके प्रेशर भी अलग हो। अब इस केस में ये भी हो सकता है यहां पर बी गैस भी होगी, ठीक है, तो भी यही रहेगा। लेकिन फिर उस केस में क्वेश्चन करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब जब दो डिफरेंट गैसेस हैं और फिर वो दो डिफरेंट प्रेशर पर भी हैं, दो डिफरेंट गैसेस हैं और वो दो डिफरेंट प्रेशर पे भी हैं, तो फिर इस केस के लिए जो क्वेश्चन सॉल्व होगा वो इस वाली इक्वेशन या इस वाले कंसेप्ट से होगा बेटा, ठीक है। टू डिफरेंट गैसेस एट टू डिफरेंट प्रेशर एंड डिफ्यूज एट सेम टाइम, तब क्या होगा? एक ही साथ दोनों को डिफ्यूज करेंगे, तब इस तरह से क्वेश्चन होगा, उसमें हमको प्रेशर भी लेना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो स्टूडेंट जनरली अवॉइड कर जाते हैं इस कंसेप्ट को, तो ध्यान रखना बेटा। तो यहां पर अब हम इसके कुछ दूसरा ये है कि अगर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ड्राई एयर और वेट एयर, ड्राई एयर एंड वेट एयर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था कि ड्राई एयर है हमारे पास और दूसरी है वेट एयर। मतलब वेट एयर का मतलब जिसमें मॉइस्ट है, कौन सी गैस फास्ट डिफ्यूज होगी, और आंसर को जस्टिफाई भी करना था। तो आंसर को जस्टिफाई भी कर लेंगे अपन। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको एक ड्राई एयर का सैंपल दिया हुआ है और एक वेट एयर का जिसमें मॉइस्ट है, वाटर वेपर है, तो कौन सी गैस ज्यादा तेजी से डिफ्यूज होगी, चलो इसको देखते हैं। तो ये देखो जो ड्राई एयर है, ड्राई एयर, तो देखो हमारे पास अगर एयर की बात करें तो एयर के मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? एयर के मेन कंस्टिट्यूएंट करीब 78% तो उसमें N2 है, बाकी 18% या बाकी 22% अदर गैसेस हैं, उसमें से भी ऑक्सीजन अधिकतर है, ठीक है ना। तो हुआ ये कि कुल मिला के इस ड्राई एयर है तो इसमें मॉइस्ट होगी नहीं। तो ये जनरली ड्राई एयर के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि ड्राई एयर में जो मेनली 3 गैसेस हैं वो उनको डिस्कस कर लेते हैं, N2 प्लस O2 प्लस CO2, ड्राई एयर में ये होगी। और वेट एयर मतलब और मॉइस्ट वाली एयर, अब दोनों के इक्वल वॉल्यूम है, ध्यान रखना ना हमारे पास। अब उस वॉल्यूम में हमारे पास N2 भी होगी, O2 भी होगी, CO2 भी होगी और वाटर वेपर भी होगी। तो यहां पर अगर मैं N2 का मोलिकुलर मास लूं तो N2 का मोलिकुलर मास 28 है, O2 का 32 है और CO2 का 44 है, ठीक है। तो कुल मिला के इस ड्राई एयर की जो मोलिकुलर मास का एवरेज होगा या जो डेंसिटी का जो एवरेज होगा वो एवरेज इन सारे गैसेस का होगा। और वेट एयर में क्या हो जाएगा? अच्छा, ये तो हो गया इसके मोलिकुलर मास। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो इसका हाफ कर दो, क्योंकि मोलिकुलर मास को 2 से डिवाइड कर दोगे तो डेंसिटी आ जाएगी। तो डेंसिटी ये है इसकी, और इधर मोलिकुलर मास ये है 28, 32, 44 और ये 18। तो आप देख लो अगर उसके अंदर, अब ये इसका भी दोनों का हमने इक्वल मास ले रखा है, इसका जितना मास है बेटा उतना ही मास इसका है, यानी दोनों का इक्वल वॉल्यूम ले रखा है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल है, दोनों के मास इक्वल है, ठीक है। लेकिन यहां पर 28, 32 और 44 वाले हैं और यहां पर एक ये भी आ गया, 18 वाला भी आ गया, यानी 14, 16, 22 और 9। तो अब क्या होगा? अब मैं ये कहूं कि डेंसिटी इसकी D1 है, इसकी डेंसिटी D2 है, ओवरऑल मिक्सचर की बात कर रहा हूं बेटा पूरे, तो ऑब्वियसली ये वाली ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर मेरे पास ये 100 ग्राम गैस है, 100 ग्राम मिक्सचर है, तो ये भी 100 ग्राम मिक्सचर लूंगा, कंपैरिजन ऐसे ही करूंगा ना, ठीक है। और अगर ये जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम ये है, तो 100 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी में मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम है, ठीक है। तो मास अपॉन वॉल्यूम होगा, तो ऑब्वियसली इसका 100 ग्राम और इसका 100 ग्राम है, ठीक है।
अब जब दोनों का 100 ग्राम है तो अब इन दोनों के 100 ग्राम में इसका डेंसिटी कम हो गया, क्योंकि यहां पर ये एक लाइट वन इसमें आ गया। ठीक है, अब अगर इन दोनों गैस को कंपेयर करें तो मैं ये कह रहा हूं ड्राई गैस का जो डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर नहीं है। अब इसमें क्या हुआ, कुछ N2, आप तो यूं देखो, इस मास को भी कंफ्यूज मत करो, ठीक है ना, छोड़ो इस मास को भी, ठीक है ना, क्योंकि मास से अपन कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब तो आप ये देख लो मेरे पास दोनों के इक्वल वॉल्यूम है, वॉल्यूम ले लो, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो N2O2 CO2, अब ये ड्राई गैस है, अब हमने इसमें मॉइस्ट डाल दी तो मॉइस्ट की वजह से ये गैस इसमें कन्वर्ट हो गई, यानी N2O2 CO2 है, तो N2O2 CO2 में से कुछ N2 कुछ O2 और कुछ CO2 निकले और उसकी जगह H2O आया, क्योंकि कंपैरिजन तो सेम वॉल्यूम पर कर रहे हैं हम। तो N2O2 और CO2 है, N2O2 CO2, अब इसमें से कुछ N2 मॉलिक्यूल निकले, कुछ O2 निकले, कुछ CO2 निकले, और जितना N2O2 CO2 निकला उस प्रोपोर्शन में इसमें वाटर आ गया। तो कहने का मतलब ये हैवी गैसेस तो बाहर आई और उसकी जगह लाइट वाटर वेपर अंदर चला गया, तो इसका जो ओवरऑल डेंसिटी हो जाएगा वो रिड्यूस हो जाएगा। इसीलिए मॉइस्ट गैस ज्यादा फास्ट डिफ्यूज होगी, क्योंकि मॉइस्ट गैस का जो डेंसिटी है वो कम होगा, क्योंकि वाटर लाइटर वन है N2O2 CO2 से। तो देखो यही चीज मैंने लिखा है, एक मिनट, या नहीं, नेक्स्ट पे रुको, ये बाद में। ड्राई एयर इज हेवियर देन वेट एयर। ड्राई एयर कंटेन्स मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन अलोन विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द वेपर डेंसिटी ऑफ N2O2 and CO2 are 14, 16 and 22 respectively, depending upon the percentage of these gases in air. Dry air will have a definite vapor density. Wet air, in addition to above gas, also contain water vapor. ठीक है, तो इनके साथ वाटर वेपर और आ गई जो मैंने आपको बताया। तो वेपर डेंसिटी ऑफ वाटर इज 9, which is much less, इन सारी वैल्यू से लेस है। तो मैंने क्या कहा, N2O2 और CO2 थोड़ा सा रिमूव कर लो और उस गैस में थोड़ा सा वाटर डाल दो, ठीक है, तो एक हैवी गैसेस बाहर आई और उसकी जगह रिप्लेस हुआ लाइट वाटर। Consequently, wet air is lighter than dry air. Vapor density of hydrogen is 1. अच्छा, अब अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें प्योर, तो अगर हाइड्रोजन ड्राई है तो उसका डेंसिटी बहुत कम होगा, क्योंकि H2 गैस सबसे लाइटेस्ट गैस है, हीलियम नहीं, H2 गैस। H2 का मोलिकुलर मास होता है 2, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, तो हीलियम से भी ज्यादा लाइट होती है H2, लेकिन H2 का में थोड़ी मॉइस्ट चली गई तो H2 हैवी हो जाएगी पहले के कंपैरिजन में। तो जो ऑर्डिनरी एयर है उसमें मॉइस्ट एंटर करेगी तो उसके डेंसिटी को कम करेगी, और H2 या फिर हीलियम के अंदर H2 गैस या हीलियम गैस के अंदर मॉइस्ट एंटर करेगी तो वो उसका डेंसिटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि H2 का वेपर डेंसिटी 1 है, हीलियम का वेपर डेंसिटी 2 है और वाटर का 9 है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज 1 and that of water vapor is 9, this being much higher than that of hydrogen. So dry hydrogen is lighter than wet air. Wet air being lighter than dry air diffuse more readily than dry air. तो ये हमने डिस्कस किया। साथ में आप ये देख लो, हाइड्रोजन गैस has the highest rate of diffusion because of it is lightest weight. Gas which equal volume, गैस which equal molecular masses have same rate of diffusion, जैसे CO, N2 और C2H4, CO, N2 and C2H4, इन तीनों गैसेस के मोलिकुलर मास सेम है, तो इनका इक्वल रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा अंडर गिवन टेम्परेचर और प्रेशर। इसी तरह से CO2, N2O और C3H8, इनका मोलिकुलर मास 44 है, तो इन तीनों CO2, N2O और C3H8 का जो गिवन वॉल्यूम है, गिवन टेम्परेचर और गिवन प्रेशर पर इक्वल रेट से डिफ्यूज होगी, इक्वल रेट से स्प्रेड होगी, डिस्पर्स्ड होगी एटमॉस्फेयर में। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया, लाइट गैस तेजी से आगे आगे बढ़ रही है और हैवी गैस धीरे धीरे। तो अगर हम क्या करें, 4 या 5 गैसेस, हमारे पास 2 गैसेस हैं, आप समझना, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे पास एक मिक्सचर है गैसेस का, ये मिक्सचर है, जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूं। और यहां इसके अंदर 2 गैसेस भरी हुई है, इसके अंदर 2 गैसेस भरी हुई है, ए जो कि हैवी है,
ठीक है। ए जो कि क्या है, हेवी है, और बी जो है लाइट, बी जो है लाइट। तो जो लाइट गैस है, जो लाइट गैस है, ठीक है ना, जो लाइट गैस है बेटा, ए को तो बोल रहा हूं मैं हेवी है, और बी को क्या बोल रहा हूं मैं, लाइट है, ठीक है। तो एक तो हेवी और ये लाइट गैस है। अब क्या हो जाएगा, या यूं बोलो, ए का डेंसिटी ज्यादा है और बी का डेंसिटी कम है। ए का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, बी का मॉलिक्यूलर मास कम है। अब ये दोनों इसमें है, ठीक है। अब ये दोनों इसमें है, तो निकलेगी तो एक साथ, दोनों निकलेगी तो दोनों एक साथ यहां से। अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद क्या होती जाएगी, जो हेवी गैस होगी वो पीछे छूटती जाएगी, और जो लाइट गैस होगी वो आगे होती जाएगी। जैसे जैसे डिस्टेंस ट्रेवल करता जाएगा, लाइट गैस क्या होती जाएगी, आगे दौड़ती जाएगी, और हेवी गैस पीछे छूटती जाएगी। कुछ टाइम ऐसा आएगा जब दोनों गैसेस के बीच में ऑटोमेटिकली सेपरेशन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर इस सिस्टम के अंदर दोनों गैसेस एक साथ थी, जब निकली तो दोनों एक साथ निकली। ठीक हुआ क्या, जो ब्लू गैस है वो लाइट है, ब्लू गैस है जो ये वाली लाइट गैस है, ये वाली लाइट गैस है, सॉरी रेड वाली गैस लाइट है। रेड वाली गैस क्या है, रेड वाली गैस लाइट है। तो लाइट गैस क्या होगी, तेजी से आगे बढ़ेगी, निकले साथ में, लेकिन ए तेजी से दौड़ रही है, बी धीरे धीरे दौड़ रही है। तो क्या होगा, धीरे धीरे इस मिक्सचर में से जो रेड वाली गैस है, जो लाइट वाली गैस है, वो तेजी से आगे बढ़ेगी। तो ऑटोमेटिकली जो ब्लू वाली गैस है वो धीरे धीरे चल रही है, तो धीरे धीरे आप खुद ही समझ पा रहे हो, सेपरेशन हो जाएगा। तो ये भी एक सेपरेशन टेक्निक होती है बेटा। इस सेपरेशन टेक्निक को डिफ्यूजन मेथड या एटोमोलाइसिस कहते हैं। तो यही डिस्कस करा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ गैसेस फ्रॉम देयर गैसेस मिक्सचर, ये रहा गैसेस मिक्सचर, बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ डिफ्यूजन इज नोन एज एटोमोलाइसिस। यानी इस फिनोमेना को हम एटोमोलाइसिस कह रहे हैं। सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम 235 and 238 is done on the basis of, ठीक है। फिर चार चॉइस थी, एटोमोलिसिस और इस तरह से, तो उसका आंसर था एटोमोलिसिस और डिफ्यूजन प्रिंसिपल, एक ही बात है। तो इस तरह से हम लाइट गैस और हेवी गैसेस को एटोमोलिसिस मेथड से अलग कर लेते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा, कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं इसके। तो ये देखते हैं हम इसके क्वेश्चन। तो ये ध्यान देना, through the two ends of a gas tube of length 200 सेंटीमीटर। यानी ये क्या बोल रहा है कि एक हमारे पास ट्यूब है, क्वेश्चन रीड करो जब तक मैं इसका प्रेजेंटेशन बना लूं। ये एक ट्यूब है मेरे पास, ध्यान देना, और इस ट्यूब का जो लेंथ है, इस ट्यूब का जो लेंथ है वो 200 सेंटीमीटर है, 200 सेंटीमीटर है। हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड अमोनिया आर अलाउड टू एंटर। ठीक है। अब हम एक तरफ से तो ये बोल रहा है आप HCl गैस को एंटर करवा रहे हैं, दूसरी तरफ से हम NH3 गैस को एंटर करवा रहे हैं। HCl का जो मॉलिक्यूलर मास है 35.5 प्लस 1, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा वो आ जाएगा 36.5। क्लोरीन का 35.5 होता है। NH3 में नाइट्रोजन का 17, 18, 9 और इसका हो गया 20, क्योंकि नाइट्रोजन का होता है 17, सॉरी नाइट्रोजन का होता है 14 और 3, तो टोटल हो गया 17। तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया हमारे पास, NH3 का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास ये है और HCl का ये वाला है। तो अब ये बोल रहा है कि इन दोनों, ये गैस एक तरह से, ये गैस
इधर डिफ्यूज हो रही है, अब ये चल रही है, ये चल रही है, तो ये तो फिक्स हो गया कि ज्यादा फास्ट कौन चलेगी, ज्यादा फास्ट दौड़ने वाली NH3 है, ज्यादा फास्ट चलने वाली कौन है, NH3 है, क्योंकि इसका 36.5 है, इसका 17 है एटॉमिक मास, ठीक है। तो 17, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि NH3 मोर फास्ट मूव इन दिस ट्यूब एज कंपेयर टू HCl। तो ये जो रेड गैस है, मैं इसको रेड कर देता हूं, तो इसको मैं रेड मान लेता हूं और इसको मैं ब्लैक ले लेता हूं। तो ये ब्लैक कलर की जो है, ये जो ब्लैक कलर की है गैस, ये ब्लैक कलर की गैस जा रही है और ये ब्लैक कलर की गैस जा रही है, और ये ब्लैक कलर की गैस धीरे धीरे जाएगी और रेड कलर की गैस तेजी से बढ़ेगी। तो जैसे ही दोनों को हमने एक ही टाइम पर रिलीज किया, एक ही टाइम पर रिलीज किया, इसका और इसका सेम वॉल्यूम एक ही टाइम पर रिलीज किया, तो तेजी से ये भागेगी। तो क्या होगा, मीटिंग यहां पर होगी, ये जो है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है ना, यहां पर ये मीट हो रहा है। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी। हमको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन के अंदर, ये डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस देखें, अपन करते हैं, ठीक है। तो NH3 travel more fast than NH3 because NH3 have low molecular mass. तो देखो, though the two end of glass tube of length 200 centimeter, hydrogen chloride gas and ammonia gas are allowed to enter, at what distance ammonium chloride is first appear? यानी एक्चुअल में क्या होता है, NH3 और HCl जब रिएक्ट करते हैं तब NH4Cl बनेगा। तो ये यहां पर NH4, यहां पर NH4Cl बनेगा, ठीक है। ये यहां पर, ये वाली, ये यहां पर NH4Cl बनेगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है हमको। यू मान लो कि ये डिस्टेंस सपोज करो x सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो जाएगा, y सेंटीमीटर है, और x प्लस y की वैल्यू 200 होगी। ये तो क्लियर हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हमारे को क्या करना है, इनकी डिफ्यूजन रेट को कंपेयर करना है। तो देखो, हम इसको ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ लगाएंगे, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl इज स्क्वायर रूट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ HCl अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ NH3। ये ले लेंगे बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप देखो, इसका मोलिकुलर मास कितना है, HCl का है हमारे पास 36.5 और इसका है 17। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17, 17, 17, 34, यानी 2 पॉइंट समथिंग आने वाला ही है, 2.1 के आसपास आ जाएगा, 2.1 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो 2.1 और 4 के आसपास आ रहा है, और इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा तो 1.46 आ रहा है। इसका स्क्वायर रूट कितना आ रहा है, 1.64 आ रहा है। तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ कि NH3 जो है वो 1.46 टाइम मोर फास्टर है। तो इसका मतलब NH3 जो भाग रही है वो 1.46 टाइम मोर फास्ट मूव कर रही है, किसके कंपैरिजन में, यानी यहां से ये जो तेज आ रही है, NH3 की जो ट्रेवलिंग रेट है, NH3 की जो भागने की रेट है, डिफ्यूज होने की जो रेट है, ठीक है, वो 1.46 टाइम मोर है, किससे, HCl से। तो यहां तक हमको बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब जब HCl 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं ये बोलूं कि HCl ने 1 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, या यूं बोलूं मैं कि HCl ने 100 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, ठीक है, तो उस समय, और 100 ज्यादा हो जाएगा, 200 है, तो मैं 1 से ले रहा हूं। तो अगर HCl ने जितनी देर में 1 सेंटीमीटर ट्रेवल किया, NH3 उतनी देर में 1.46 सेंटीमीटर ट्रेवल कर जाएगी, 1.46 टाइम ट्रेवल कर जाएगी। तो अब हम इस चीज को लेके डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1.46, तो मैं क्या करूं, 200
तो NH3 कितना ट्रेवल करेगी, अब ये निकाल लेते हैं हम। ये मेरे को हटाना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन करनी है मेरे को। तो HCl जब 100 ये कर रही है तो NH3 कितना ट्रेवल करेगी, तो टोटल ट्रेवल तो हम निकाल लेते हैं। तो NH3 कितना ट्रेवल करेगी, NH3 ट्रेवल करेगी 1.46, तब टोटल ट्रेवलिंग कितनी हो जाएगी 1.46 प्लस 1। मेरी बात समझ में आ गई। जब NH3 यहां से 1.46 या NH3 यहां से यहां 1.46 सेंटीमीटर आ जाएगा, तब तक HCl यहां 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ चुका होगा। यहां से यहां तक HCl 1 सेंटीमीटर बढ़ चुका होगा, तो 1.46 अपॉन ये आ जाएगा टोटल, इतना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर को लेके फ्रिक्शन। अब मैं अगर टोटल NH3 तो ये हो गया। अब मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि ये तो हुआ ये तो हुआ 1.46 डिवाइड बाय 1.46 प्लस 1। अब मैथमेटिकल अप्रोच है बेटा, तो ये अब मैं इसको जब सॉल्व करूंगा तो ये आ रहा है 118.9 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां इसमें कोई भी मैथमेटिकल अप्रोच आप दूसरी भी लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में यही आ रहा है तो मैं यही कर रहा हूं कि जब ये 1.46 NH3 ट्रेवल करेगी तब टोटल ट्रेवलिंग 1.46 प्लस 1 हुई। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ट्यूब की लेंथ कितनी है 200, तो मैं इसको 200 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास NH3 कितना ट्रेवल करके आई वो आंसर आ जाएगा। अब अगर मेरे को HCl का निकालना होता है तो मैं कैसे निकालूंगा, 1 अपॉन 1.46 इंटू 1 इंटू 200, पर इसकी जरूरत नहीं, कैलकुलेशन क्यों करूं। ठीक है, तो यहां से लेके यहां मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू 118.9 सेंटीमीटर आ गई, और x प्लस y, मेरे पास x प्लस y कितना है 200 है, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 200 माइनस y, और मेरे पास y की वैल्यू है 118.9, तो इससे आंसर निकाल दूंगा तो मेरी x और y की दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको x और y की वैल्यू पूछिए तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमारे को पूछा है कि कहां अपेयर होगी तो NH3 के साइड से 118.9 पर, और यहां से 118.9 200 माइनस 1.889, ठीक है, तो ये करीब 62.1, तो ये हो जाएगा 62.1 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 118.9। ठीक है, ये 61 आएगा बेटा। ठीक है, कैलकुलेशन कर लेना आप। ठीक है, कभी कभी बाय चांस कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, और लेकिन मेरी अप्रोच और मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर समझाया है, तो फिर उस एरर, माइन्यूट एरर को इग्नोर करना, क्योंकि वो तो आपसे भी हो सकती है, लेकिन एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना। चलो हम और आगे एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। 127 ml of certain gas diffuse in the same time as 100 ml of chlorine under the same condition. Calculate the molecular mass of the gas. यानी यहां पर ये हो गया है कि 127 ml of certain gas, यानी वॉल्यूम फिक्स है दोनों के। तो मैंने अभी आपको बताया था ये अननोन गैस को तो Ra ले लेता हूं और ये RCl2 ले लेता हूं। इसके लिए मैंने अभी बताया था Ra क्या हो जाएगा, Va अपॉन TA इंटू RCl2 का लूप, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। तो VCl2 अपॉन TCl2 इज इक्वल टू रूट MCl2 अपॉन Na। अब यहां पर क्या हो गया, 127 ml ऑफ अ सर्टेन गैस डिफ्यूज इन द सेम टाइम। अच्छा सेम टाइम, सॉरी बेटा, टाइम सेम है, यहां पर क्या हो रहा है सेम टाइम, तो सेम टाइम में TA से, ठीक है। 127 ml ऑफ अ सर्टेन गैस, यानी ए गैस, जो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए गैस है वो है 127 ml, और Cl2 का है 100 ml। तो अब क्या हो जाएगा, Ra अपॉन RB, 127 ml of certain gas diffused in the same time as 100 ml of chlorine under the same condition. Calculate the molecular mass of the, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास ये आ जाएगा Va अपॉन VCl2
इक्वल्स टू रूट MCl2 अपॉन Ma, क्योंकि ये जब इसके बराबर है तो ये मैं ये लिख ही सकता हूं, यानी Ra अपॉन RCl2 की जगह Va अपॉन VCl2 लिख दिया, क्योंकि ये इक्वल है तो ये हो गया बेटा। अब ध्यान दो, अब हमारे पास Ra अपॉन, मेरे पास था Ra अपॉन RCl2, ठीक, और ये था MCl2 अपॉन Ma। Ra अपॉन RCl2 की वैल्यू मैंने क्या निकाली, Va अपॉन VCl2, और इसकी वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दी तो ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास Va है 127, अब खाली वैल्यू डालनी है बेटा, और Va है 1 और ये Cl2 है 100 ml, ये रहा, ठीक है। और मोलिकुलर मास क्लोरीन का 71, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, तो मोलिकुलर मास 71 और मोलिकुलर मास, अब आप इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 44, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 44, आप सॉल्व करके देख लेना, यही आएगा आंसर, मुझे आंसर याद है इसका, ठीक है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब आप है ना, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सेल्फ ट्राई करना और उसका आंसर बता देता हूं मैं, ठीक है। तो ये है 25 ml, अब ये है, तो इसके अंदर जो हमारे पास आंसर आएगा, इसका जो आंसर है आप इसको सेल्फ ट्राई करना, और नहीं जो आप जिस टीचर से कनेक्ट हैं उससे डिस्कस कर लेना अगर क्वेश्चन का आंसर नहीं आया तो, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन ही है ये, इसका आंसर ये आएगा बेटा, ठीक है। आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, सिंपल क्वेश्चन है ये, ग्राम्स डिफ्यूजन लो। HCl और NH3 वाला अच्छा था, तो अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे आगे, काइनेटिक गैस इक्वेशन पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।